हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे सीटेट पेपर 2 7 जुलाई 2024 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें टिक की हुई हैं जिससे कि हमारा समय कम लगे और हम लोग सटीक आंसर को समझ पाएँ। तो देखिए, पहला पैसेज आपका जो यहाँ लिखता है वो लिखता है कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकताएं हर युग में बनी रहती हैं, जिनके विचार सदैव तरो ताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्य में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। ये पैसेज जैसा कि हम लोगों ने देखा है। अब देखिए, इसी पे आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं जिसको हम लोगों को देखना होगा। जिसपे कि आपका पहला प्रश्न है कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर टिक किया है कि वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कालजयी से तात्पर्य है, तो कालजयी से तात्पर्य है कि हर काल से प्रासंगिक हो। कालजयी का तात्पर्य आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमर, विशेष समय तक सीमित न रहकर हर काल में जो प्रासंगिक हो वह कालजयी होता है। इस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है जो समाज को जागरूक करते हैं। पैसेज पढ़िएगा, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ा है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन अब सटीक समझ में आएंगे। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है, तो पतन की ओर जाता हुआ समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि मूल्यों के बिखरने की। देखिए, वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो उसका साहित्य में एक अर्थ निकल के आएगा कि साहित्य में समाज के विसंकलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। विसंकलित में प्रत्यय है, तो देखिए इसका सटीक आंसर है इत। और प्रत्यय की बात की जाएगी तो कई तरह के प्रत्यय होते हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे शब्दों में तो सुगंधित, उसमें भी इत लगता है। नियमित, उसमें भी इत होता है। शिक्षित, उसमें भी इत होता है। ओके। और प्रत्यय की परिभाषा में आपको बता दूं कि शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय है। जैसे अगर हम श्रोता की बात करें तो श्रो प्लस ता, तो ता आपका वहां पे हो जाएगा प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो बदतर का मतलब होता है अत्यधिक बुरा। विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा। विश्वास शब्द का तात्पर्य है कि निश्चित धारणा या ऐसी स्थिति जिसमें किसी पर पूर्ण भरोसा किया जाता है वह है विश्वास। समाज को गति प्रदान करता है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो पैसेज में सारी बातें साहित्य की गई हैं, तो साहित्य आपका होगा सटीक आंसर। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका यहाँ पे
निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हीरे राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन बना हुआ है, दीव सावसान का संधि विच्छेद है। तो दीवा प्लस अवसान। ओके, ये इसका सटीक आंसर है। और रही बात अगर संधि की, तो उसकी परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि जब कभी आ के साथ आ जाए, ई के साथ ई आ जाए, ऊ के साथ ऊ हो, तो ये सब क्या होता है, अपने आप में बड़ा बन जाता है। जैसे और आ मिलके आ बनेगा, छोटी बड़ी मिलके हमेशा बड़ी बनती है, ऊ और बड़ा ऊ मिलके हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। तो इस तरह के सब दीर्घ संधि की परिभाषा में आते हैं। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? तो प्रकृति का। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो है आपका हृदय राज की रानी यानी संध्या। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो बादलों से भरे आकाश से वह उतर रही है। ओके, इसके हंसने की बात की गई है। तो तारे की हंसने की बात की गई है। आप जब ऊपर पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है, हंसता है तो केवल तारा एक, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हंसने की बात तारे के लिए कही गई है। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? तो सारी सारी चीजों का जो संबंध है वो आपका मानवीकरण से है। क्योंकि संध्या को हंसा, देखिए संध्या को हीरे राज की रानी कहा गया है, तारों को हंसाया गया है। ओके, ये सारी चीजें मानवीय गुण यानी मानवीकरण को दर्शाता है। अब मानवीकरण क्या होता है कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदमी में आदि सारी चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वह मानवीकरण अलंकार में होता है। ओके, वैसे अलंकार देखेंगे तो यमक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और भी सारे अलंकार है। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा मानवीकरण। अध्यापकों शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसका सबसे सटीक आंसर है भाषा परीक्षण का प्रभाव, बाजबेक इफेक्ट। अब समझ लीजिए कि ये क्या होता है। भाषा परीक्षण का प्रभाव यानी कि बाजबेक इफेक्ट उस प्रभाव को कहा जाता है जो परीक्षण और मूल्यांकन का शिक्षकों, शिक्षार्थियों और शिक्षण सामग्रियों पर पड़ता है। ओके, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह सबसे सटीक आंसर बनेगा इसका, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद एक व्यक्ति की दो अलग अलग भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को बताता है। एक द्विभाषा व्यक्ति एक निश्चित स्तर की दक्षता के साथ दोनों भाषाओं को समझ सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और यदि जरूरत पड़े तो वो लिख भी सकता है। यह होता है आपका द्विभाषावाद। ओके, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली तान बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है छंदशास्त्र। छंदशास्त्र भाषण में स्वर शैली तान बलाघात और लय की भाषाई विशेषताओं को बताया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें संस्कृत आधुनिक भाषा
आधुनिक भारतीय भाषा है, ये आपका गलत है। ओके। अगर आपके पूछा जाए हिंदी के विषय में, तो हिंदी जो है आपकी वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा यानी लिंगुआ फ्रांका मानी जाती है, जो पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। ओके। और हमारे संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ओके दोस्तों। तो मेरा देखिए मेन उद्देश्य होता है केवल प्रश्न के संबंधित ऑप्शन को देखना और उस पर डिस्कस करना। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न में किसी ऑप्शन को समझना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर ज़रूर आपको उसका आंसर बताऊंगा। और ये सब सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए है जो तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। ओके। तो इसमें केवल हम लोग सारे सारे पेपर को हम लोग देखते हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो यह एक सहयोगात्मक अधिगम है। सहयोगात्मक अधिगम में छात्रों को एक सामान्य लक्ष्य दिया जाता है या किसी कार्य को पूरा करने के लिए समूहों में एक साथ काम करना सिखाया जाता है, जैसे विज्ञापन प्रस्तुत करना, इस तरह की चीज़ों को। ओके। तो इसका सटीक आंसर होगा सहयोगात्मक अधिगम। एक अध्यापक ने बच्चों को, देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को कोर्स विषय सामग्री से परिचित करवाना। देखिए कोर्स विषयक सामग्री जिसको हम लोग लेक्सम्स भी कहते हैं, किसी भाषा में अर्थ की मूल इकाइयाँ हैं। इनमें शब्द आता है, वाक्यांश आते हैं, अन्य रूप से शामिल भी बहुत से शब्द होते हैं और जो एक वाक्य के भीतर अर्थ के एकल इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, वो सब सारे आपके लेक्सम्स में आते हैं। लेक्सेम्स। ओके फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो वह है आपका व्यवहारवादी। क्योंकि मौखिक या अमौखिक ये सारी चीजें जो भाषा आदत निर्माण में आती है वो आती व्यवहार। और अधिगम का जो व्यवहारवादी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं, यह एक विशेष रूप से बीएफ स्किनर से जुड़ा हुआ शब्द है, जो कि भाषा अधिग्रहण, आदत निर्माण और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें काफी अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया गया है। संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियात्मकवादी और उपयोगितावादी। तो मैं आपको कुछ चीज़ों को उसमें आगे डिस्कस कर देता हूँ कि संज्ञानात्मकवादी क्या होता है। तो संज्ञानात्मकवादी एक विचारधारा है जिसमें कि स्मृति और समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित किया गया है। यह मुख्य रूप से आदत निर्माण पर जोर जो कि नहीं देता है। और एक आपका है देखिए इसमें अंतः क्रियात्मकवादी, यानी कि आदत निर्माण के बजाय भाषा के विकास में सामाजिक संपर्क और संचार की भूमिका पर इस पे जोर दिया जाता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है सेटिंग। सबसे सटीक आंसर होगा इसका। इस सेटिंग से तात्पर्य है कि उस समय और स्थान से है जिसमें कहानी की घटनाएं घटित होती हैं या कथा का एक महत्वपूर्ण घटक है जो वह पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिसके विरुद्ध कहानी सामने आती है। तो ये सारी चीजें सेटिंग में है। और देखिए थीम भी लिखा है यहाँ पे। थीम जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीम जो है कहानी का अंतर्निहित संदेह या केंद्रीय विचार है।
प्लॉट की बात की जाए तो कहानी में घटनाओं और क्रियाओं का क्रम प्लॉट होता है, और क्लाइमेक्स जो होता है कहानी में सबसे अधिक तनाव या निर्णायक मोड़ जो होता है वो क्लाइमेक्स होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा, और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? बहुत सिंपल है, इसको बोला जाता है रोल प्ले। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्रियां जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती हैं। वह अधिगम के लिए क्या कर रही हैं? मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा और आगे भी बताता रहूंगा कि जब भी कभी किसी प्रश्न का विकल्प आपको समझने में कठिनाई हो रही है, खास करके सीडीपी के पेपर में, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करिएगा जो बड़ा होगा, सकारात्मक होगा, प्रश्न से संबंधित होगा और कहीं न कहीं उसमें जो बात होगी वो सबसे सटीक होगी। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह का ये एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको मैंने ऑलरेडी टिक किया है। वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगिता बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, जिससे कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिला हो या पुरुष, ये आपका एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होगा। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, यह उसे समझना बहुत अत्यधिक जरूरी होगा। संप्रेषण क्या है? भारत जैसे बहुभाषी समाज में प्रभावी संप्रेषण कई भाषाओं के उपयोग के माध्यम से होता है, जिससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे से बातचीत करने और समझने की अनुमति करते हैं, मिलते हैं या एक दूसरे से को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? तो ग्राह्य कौशल आपका श्रवण और पठन है। श्रवण में क्या शामिल है? तो श्रवण में ध्वनियों को पहचानना और उनसे अर्थ निकालना शामिल होता है। और ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको मैच करना है। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा होगा। प्रत्यक्ष विधि आपका व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना, व्याकरण का अनुवाद, लिखित साहित्यिक सामग्री और वेस्ट के निविन विधि, मौन पठन। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इस पेपर की थी, सीटेट पेपर की। मैंने सारी चीज़ों का डिटेल किया है मौखिक रूप से, क्योंकि कम समय में सारी चीज़ों को समझाना है, तो पेपर को पहले से समझना होता है, लगना होता है, उस चीज़ को लिखना भी होता है। और मैंने टिक इसलिए कर देता हूँ ताकि उस पे हमारा समय कम लगे, व्याख्या में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। ओके, तो काफ़ी इस पे मेहनत होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी सी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।